हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम सारा जान चुके हैं, उसके डायग्राम के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर और डिजीज हो सकते हैं। तो कुछ नॉर्मल सी कंडीशन देखेंगे हम इसके अंदर। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है एलर्जिक रिहाइनिटिस। तो इसमें जो हमारी एलर्जिक रिहाइनिटिस है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, नेजल से एयरवेज के अंदर यानी कि नाक से जिससे हम सांस लेते हैं उसके अंदर एक सूजन है जो कि हमारी एलर्जी पैदा करती है। और ये जो एलर्जी की जो चीजें होती है, ये हमारे जैसे कि पोलन डस्ट, एनिमल डैंडर से पार्टिकल ऑफ द स्किन एंड हेयर। तो इन्होंने बताया है कि ये जो चीजें होती है, ये जो एलर्जी होती है, ये तब होती है जब हमारे डस्ट यानी कि बाहर से कुछ मिट्टी, कुछ एनिमल जैसे हम पेट होते हैं, हमारे कुत्ते वगैरह या पशु वगैरह हम जो पालते हैं, उनकी जो स्किन है या फिर उनके हेयर हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इनहेल करते हैं इंडिविजुअल विद ऑफ द सेंसाइटिस इम्यून सिस्टम। तो ये हमारी क्या करती है, इंडिविजुअली हम इनको इनहेल करते हैं, सांस के द्वारा हम इसको अंदर लेके जाते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पर जो है असर डालती हैं। तो ये हमारी इंडिविजुअल्स जो हमारी एलर्जेंस की जो चीजें होती हैं, तो ये हमारी ट्रिगर करती हैं किस चीज को, ये ट्रिगर का प्रोडक्शन करती हैं और हमारे एंटीबॉडी और जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन की जो चीजें होती हैं उस पर ये असर डालती हैं। ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करने का काम करती हैं। और इसके अंदर क्या बाइंड होता है, हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं या बासोफिल्स जो हमारे होते हैं, वो उनको बनाते हैं, यानी कि मास्ट सेल और जो हमारे बासोफिल सेल्स होते हैं वो बनाती है, जो कि हमारा हिस्टामिन यानी कि एलर्जी का कारण बनते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो ये हमारा डायग्राम के अंदर हम समझेंगे थोड़ा सा एरिया। तो ये हमारा होता है नेजल एयरवे का पार्ट। तो नेजल एयरवे यानी कि नाक से इस तरीके से ये जो पार्ट होता है, ये हमारी नेजल कैविटी होती है और इसके अंदर जब एयर हमारी जाती है तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की हो जाती है हमारी सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब वो इन्फ्लेमेशन के रीजन हमें पता लगे हैं कि भी किसी की डस्ट पार्टिकल्स की वजह से सांस के द्वारा कोई भी केमिकल इनहेल कर लेते हैं या डस्ट पार्टिकल्स इनहेल कर लेते हैं, या भी किसी भी पशु पालतू पक्षी कुत्ता वगैरह जो हम पालते हैं, उनका कोई स्किन का हेयर वगैरह हमारे अंदर चला जाता है तो ये कर देता है अंदर सूजन, और सूजन की वजह से यहाँ पर हो जाती है इन्फ्लेमेटरी, और इन्फ्लेमेटरी जो होती है वो रीजन बनती है हमारी किस चीज की, रिहाइनिटिस एलर्जी की। तो ये हमने थोड़ा सा एयरवे की जो चीज है वो हमारी समझ ली है कि नेजल कैविटी में होने वाली ये प्रॉब्लम हमारी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम जानेंगे इसमें रीजन की भी, कारण क्या क्या होते हैं हमारे एलर्जी के। तो इसमें जो कारण बताए हैं एलर्जन के, वैसे तो हमने पिछले उसमें पढ़ाई है, पिछली लाइनों में भी वही चीजें दी हुई थी। तो इन्होंने बताया एलर्जन की हमारी जो कुछ चीजें होती है जो हमारी एलर्जी को ट्रिगर करती हैं, यानी कि एलर्जी को बढ़ाने का काम करती हैं। जब पर्सन कोई भी एलर्जिक रिहाइनिटिस ब्रीदिंग करता है, यानी कि सांस लेता है अपने नेजल के उस हिस्से से जिसमें एलर्जी होती है, यानी कि जिसमें पोलन वगैरह या डस्ट वगैरह, जो पोलन होता है जैसे फूल वगैरह को सूंघते हैं तो उसका पराग अंदर चला जाता है। ठीक है, बॉडी से होने वाले जो केमिकल्स, बॉडी से जो रिलीज होते हैं केमिकल्स, वो भी हमारे हिस्टामिन में इंक्लूड होते हैं, एलर्जी में इंक्लूड होते हैं, धूल मिट्टी वगैरह जो होती है वो भी। तो ये हमारे कुछ एलर्जी के सिम्टम होते हैं। तो इसमें जो फीवर होता है वो भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है एलर्जिक रिएक्शन से, और जो पराग वगैरह होते हैं तो सिमिलर रिएक्शन आता है हमारा विद एलर्जी टू मोल्ड एनिमल डैंडर, यानी कि जो हमारे जो पशु होते हैं उनके जो स्किन से उठने वाली जो डस्ट होती है, जो उसके हेयर होते हैं, तो वो सारे के सारे एलर्जी का कारण ही बनते हैं, जो सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं। जो पराग होती है वो भी हमारा कारण बनता है। फीवर वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और एरिया टू एरिया। तो हम किसी भी जगह पर जब हम जाते हैं तो वहां से हमारी वहाँ की जो एयर होती है तो उस पर डिपेंड करता है कि भी कोई एरिया होता है वहां पर ज्यादा धूल मिट्टी, ज्यादा पोल्यूशन होता है, कहीं पर कम होता है। तो ये चीजें हमारे पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, किस इंसान को किस जगह पर ज्यादा कंफर्टेबल होता है, किस इंसान को किस जगह पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। any hard to say pollen of the causes high फीवर। तो ये हमारी जो थोड़ी बहुत जो चीजें होती है हमारे पराग की वजह से हो सकती है। एग्जांपल लेते हैं हम प्लांट्स का, तो इसमें को जो फीवर इंक्लूड हमारे जो ट्रीज होते हैं यानी कि पेड़ होते हैं, ग्रास यानी कि घास वगैरह हो जाती हैं, और हमारे रेजवीड होते हैं हमारे जो फूलों का जो पराग होता है, पराग वाले जो फूल होते हैं वो। तो ये जो होते हैं ये हमारे ज्यादा से ज्यादा रीजन बनते हैं एलर्जी होने का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में हम। में हम देखेंगे कि भी हमारे जो एलर्जी है उसके सिम्टम कौन कौन से दिखाई देते हैं, सिम्टम किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो सिम्टम में इन्होंने बताया है इसमें शॉर्टली आफ्टर टू कम इनटू द कॉन्टेक्ट, कि जब हमारी जो चीजें होती हैं जब वो हमारी कांटेक्ट में आती हैं, किसी भी चीज के किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती हैं, तो हमारे जो एलर्जी की जो चीजें वो इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं हम सिम्टम कौन कौन से होते हैं। हमारा जो नोज है उसमें खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी, माउथ के अंदर भी, आंखों के अंदर भी, गले के अंदर भी, और स्किन के एरियाज के अंदर भी खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। और स्मॉल इन्वेस्टिगेशंस विद द प्रॉब्लम्स, और जो स्मेल वगैरह है जैसे कि सूंघने की जो चीजें उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, हमें किसी भी चीज की स्मेल बिल्कुल आएगी ही नहीं। ठीक है, रनी नोज हो जाएगा, नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, टीयरिंग आईज, आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे एलर्जी के सिम्टम होते हैं।
ठीक है। और पीपल जो है एलर्जी रिहाइनिटिस ऑफन हैव द एलर्जी सिम्टम्स दैट आल्सो इन्वॉल्व द आईज। तो हमारे जो एलर्जिक रिहाइनिटिस होता है, एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हमारी जो आईज होती है वो भी, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली हो जाना, आंखों का रेड हो जाना, तो इस तरीके के सिम्टम भी हमारे दिखाई देते हैं। तो ये मेन सिम्टम हमारे 5 होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट डिजीज जो है वो है हमारी अस्थमा। तो वैसे तो सबने सुनी रखा है, ये कॉमन डिजीज है हमारी अस्थमा का नाम। तो अस्थमा जो है वो कॉमन कॉरोनिक इन्फ्लेमेटरी है हमारी, यानी कि कॉमन है, बहुत ज्यादा पाई जाती है और बहुत ही पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली हमारी एक सूजन की बीमारी है, जो हमारी एयरवे पे हो जाती है। और जो इसकी विशेषताएं हैं वो हमारे वेरिएबल्स और हमारे रिकवरिंग सिम्टम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि क्योरेबल, क्योर भी किया जा सकता है, और रिवर्सिबल्स भी हो सकती है एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन से। एंड द जो हमारे ब्रोंकाइस्पाज्म जो है वो इसके अंदर होता है, यानी कि हमारा जो एयर फ्लो, जहाँ से हमारी एयर जाती है उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है, और हमारी जो ब्रोंकाई यानी कि जो नलियां होती हैं जहाँ से हमारी एयर जाती है उसके अंदर स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मसल्स का अकड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉमन सिम्टम जो है वो हमारे कौन से इंक्लूड होंगे इसमें? विजनिंग, यानी कि हमारे छींके आना, कफ, खांसी होना, ठीक है। और जो हमारी चेस्ट का जो एरिया होता है उसमें टाइटनेस हो जाती है, और टाइटनेस यानी कि सिकुड़ना, चेस्ट के अंदर जो है ऐठन महसूस होना, और शॉर्टनेस ऑफ बर्थ, यानी कि सांस जो है हमारी छोटी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो अस्थमा होता है उसकी विशेषताएं हमारे रिकरेंट जो एपिसोड्स में ये चीजें हैं हमारी, खांसना, छींकना, बर्थ में शॉर्टनेस होना, ठीक है, चेस्ट के अंदर टाइटनेस होना, खांसना, और जो स्पूटम होता है उसके अंदर भी हमारे जो स्पूट होता है यानी कि जो बलगम वगैरह होता है वो भी, उसकी भी प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है खांसी के साथ, यानी कि जो हमारा लंग्स होता है उसमें खांसी आएगी और साथ में ही बलगम आएगा। बट ओपन हार्ट ऑफ द ब्रिंकअप, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिकवरी, रिकवरी के दौरान हमारा जो अटैक अपीयर फर्स्ट लाइक ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड ऑफ इशोनोफिल्स। तो इशोनोफिल्स जो है वो हमारे, इशोनोफिल्स क्या बोले जाएंगे? जब हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स का जो हाई मात्रा में जब बढ़ जाते हैं तो इशोनोफिल्स उसको बोला जाता है। और ये हमारे रिकवरी के ड्यूरिंग जब वो हमारा अटैक होता है, यानी कि पस जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और इस प्रकार का जब अटैक होता है यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयर का, तो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि इशोफिल्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो उनको इशोफिल्स बोला जाता है। और जो सिम्टम्स होते हैं हमारे वो क्या होता है? नाइट के अंदर, यानी कि रात को हमारे ज्यादा, और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जब हम उठते हैं तब, और रात में ज्यादा रिस्पॉन्स जो है वो दिखाई देता है। और इसमें जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं तब हो सकता है हमारा, कोल्ड एयर ठंडी हवा चल रही है तब हमारा ज्यादा हो सकता है, रात को सुबह जल्दी उठते हैं तब एक्सरसाइज करते टाइम, और ठंडी हवा के टाइम ही हमारा दिख सकता है। कुछ जो सम पीपल विद अस्थमा रियरली रियरली एक्सपीरियंस सिम्टम्स, कुछ मतलब जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा कम मात्रा में, मतलब एक्सपीरियंस सिम्टम जो है वो बहुत कम एक्सपीरियंस होते हैं, और कुछ लोग जो है रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे ट्रिगर where others may be have the marked of the person's symptom, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में सिम्टम दिखाई देते हैं अस्थमा के, और कुछ लोग होते हैं जिनको कम मात्रा में अस्थमा के सिम्टम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अस्थमा डिजीज है। तो आगे चलते हैं इसमें हम। तो अब हम बात करेंगे कोज की, कि जो अस्थमा है उसका कारण क्या क्या होता है। तो कोज में इन्होंने बताया कि एग्जैक्ट का जो कोज है अस्थमा का वो तो रियल में पता ही नहीं चला, अभी तक अननोन ही है। तो रिसर्चर जो है जिन्होंने रिसर्च किया इस चीज के ऊपर, थिंक सम जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इंटरेक्ट टू कोज अस्थमा मोस्ट ऑफन अर्ली इन लाइफ दिस फैक्टर इंक्लूड। तो इन्होंने बताया है कि कुछ जेनेटिक चीजें और हमारा जो इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं वो हमारे जो अस्थमा होता है उसका कारण बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्टर इंक्लूड बताए गए हैं। तो इनमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो एलर्जिक, जो एटोपी जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है हमारी, जो हमारी टेंडेंसी डेवलप होती है एलर्जी की, तो वो हमारी एटोपी बोली जाती है। एलर्जीज जो होती है वो हमारी एटोपी बोली जाती है, लेकिन ये डेवलपमेंट एलर्जी होती है टेंडेंसी की, यानी कि बहुत ज्यादा अकड़न एटन होती है। तो दूसरा हमारा जो अस्थमा का होता है वो हमारा पेरेंट्स से भी होता है, माता पिता को, उससे बच्चों में हो जाता है। तीसरा इन्होंने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बताया, हमारा जो एयरवे का पूरा रास्ता होता है बचपन से ही, अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी अस्थमा का कारण बनता है। तीसरा इन्होंने बताया कॉन्टैक्ट विद सम एयरबोर्न एलर्जस एक्सपोजर सम द वायरल इन्फेक्शन इन इन्फेंसी और द अर्ली चाइल्डहुड व्हेन द इम्यून सिस्टम इज डेवलपिंग। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो जब डेवलप होता है तो बचपन में या फिर इन्फेंसी जो हमारी एज होती है उसके अंदर अगर कोई वायरल इन्फेक्शन जब बच्चे को हो जाता है या उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो भी हमारा जो अस्थमा जो है आगे डेवलप कर सकता है। तो इफ अस्थमा इज एटोपी रन इन द फैमिली एक्सपोजर टू द इरिटेट एग्जाम्पल तमाकू स्मोक माइट मेक द एयरवे मोर द रिएक्टिव ऑफ द सब्सटेंसेस इन द एयर। तो इन्होंने बताया है अगर अस्थमा जो है वो हमारा एटोपी परिवार के अंदर जब रन करता है तो इसका मतलब वो किन किन चीजों से हो सकता है, कौन कौन सी चीजें इरिटेट करती हैं इसमें एग्जांपल जैसे तम्बाकू स्मोक, धुएं की कोई भी चीज खा पी रहे जैसे हुक्का पीना या सिगरेट बीड़ी तम्बाकू खाना, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारे एयरवे में रिट्रैक्शन करती हैं, जो सब्सटेंसेस जो है वो हमारी एयर के साथ हमारे अंदर जाते हैं उसके। तो जो फैक्टर होते हैं हमारे वो सारे के सारे किसके कारण बनते हैं, हमारे अस्थमा के कारण बनते हैं।
और अदर रीजन भी इसमें होते हैं। तो रिसर्चर जो है वो कंटिन्यू इस चीज के बारे में पता करने में लगे हुए हैं। एक्सपोजर ऑफ द कोज ऑफ अस्थमा, तो वो अस्थमा के जो कारण होते हैं उसको रिसर्च करने में लगे हुए हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें, ये तो रीजन है ही, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हमारे अस्थमा के होने के, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है तो हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन जिसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो और भी सम अदर हमारे सब्सटेंसेस या सम अदर हमारे कंडीशन भी इसके अंदर रह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में कि अस्थमा जो है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो प्रिवेंशन में इन्होंने बताया कि अस्थमा जो है वो कांट बी प्रिवेंटेड, अस्थमा को जो है रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल इसकी रोकथाम नहीं की जा सकती है। हुएवर स्टेप कैन बी द टेकन स्टेप ऑफ द कंट्रोल द डिजीज एंड प्रिवेंट इट्स सिम्टम्स, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, बट उसको बिल्कुल से रोका नहीं जाता है, मतलब नहीं रोका जा सकता है। तो एग्जाम्पल के मामले में इन्होंने बताया कि किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लर्न अबाउट अस्थमा एंड वेज टू कंट्रोल इट, तो सबसे पहले हमने सीखना है कि भाई अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उस चीज के बारे में सीखेंगे। दूसरा, जो प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा, जो प्रिस्क्राइब्ड है हमारी जितनी भी दवाइयाँ जितनी भी मेडिसिन वो हमने यूज करनी है। तीसरा, आइडेंटिफाई करना हमने, ट्राई टू अवॉइड थिंग्स दैट मेक अस्थमा वर्स, यानी कि अस्थमा को ट्रिगर करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, whoever चाहे वो कुछ भी है, ट्रिगर शुड बी द नॉट अवॉइडेड द फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उन्होंने बताया कि हमारे अस्थमा को ट्रिगर करने वाली जितनी भी चीजें हैं उन सभी को अवॉइड करना है, और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारी बॉडी का, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमने अगर फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी तो अस्थमा के साथ साथ कुछ और ज्यादा बीमारियां भी, कुछ और अलग से बीमारियां भी हमें हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी करनी नेसेसरी होती है, ठीक है, तो वो अवॉइड नहीं करनी है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ट्रैक टू द अस्थमा सिम्टम्स एंड लेवल टू कंट्रोल, तो आपने ट्रैक करना है, यानी कि जानना है कि भी अस्थमा के सिम्टम और उसके लेवल जो है, लेवल ऑफ कंट्रोल जानना है, और इस अस्थमा के जो सिम्टम वो कैसे दिखाई दे रहे हैं और किस लेवल तक हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भी हम इसमें जानेंगे रोकथाम के लिए। रेगुलर चेकअप जो होता है अस्थमा का वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेगुलर चेकअप अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको कंडीशन के बारे में अंदाजा नहीं होगा और ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रिवेंशन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम थोड़ा सा डायग्राम इसमें। तो भाई डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि भाई जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम में ये है हमारे लंग्स दोनों, ये तो आपको पता ही होगा। ये हमारा एयरवे है जो कि हमारी ट्रैकिया होती है हमारे लंग्स फेरेंक्स से, और ये हमारा एपिग्लोटिस से, और ये की सारी हमारी नजल की तरफ से आती हुई जो एयर होती है यहाँ से आती है, फिर हमारे दोनों लंग्स में चली जाती है। तो अब हमने जो देखना है वो हमारी मेन चीज क्या है कि ये है हमारी ब्रोंकाई, यानी कि जो हमारी नलियां है, नॉर्मल एयरवे है वो हमारा इस तरीके का होता है, यानी कि नॉर्मल जो हमारी डक्ट्स है, नलियां, वो इस तरीके से होती है। एयर जाने के लिए बहुत सारी जगह होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें एयरवे वॉल है, ये हमारी मांसपेशियां हैं यहाँ पर, और ये हमारा जो एक्स सेक्शन एयरवे होता है वो हमारा इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एरिया हमारा एयर के आने जाने का। और ये देखेंगे हम ड्यूरिंग अस्थमा जो सिम्टम्स होते हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि भाई किस तरीके से हमारी ये नैरो हो गई है, किस तरीके से स्वेलिंग इन पर हो गई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हमारी मसल्स है वो बहुत ही कंट्रैक्टेड एयरवे हमारा हो गया है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई है, थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई, मोटाई बहुत ज्यादा हो गई है हमारी एयरवे की, और म्यूकस वगैरह भी हमारा बहुत ज्यादा इकट्ठा इसके अंदर हो गया है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं हमारी कि भाई हमारा जो एयरवे है वो कितना बचा है यहाँ पर, तो ये जो कंडीशन है ये हमारी अस्थमा की कंडीशन है, यानी कि हमारे अंदर जो हमारी डक्ट्स होती है जिसके अंदर एयर जाती है आगे, तो उनकी कंडीशन जो है इस तरीके से हो जाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भाई जो नॉर्मल एयरवे है वो हमारा कितना होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन ये है, और जो अस्थमा हो जाता है तो हमारी सांस लेने की जगह कितनी बचती है, इसीलिए हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, थोड़ा सा चलते ही सांस चढ़ना, जी घबराना, इस तरीके की कंडीशन हमारी हो जाती है। तो ये तो आपको डायग्राम देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि इतना नैरो हो जाने के बाद जगह तो कितना एयर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी अस्थमा डिजीज। तो ये हमारी डिजीज होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।